संडे के फंडे में डबल हेडर। देखिए, पहला मुकाबला रहेगा राजस्थान बनाम आरसीबी और दूसरा मुकाबला रहेगा दिल्ली बनाम मुंबई। पहले मुकाबले में आपको देखने को मिलेंगे विराट कोहली, टिम डेविड, फिल सॉल्ट, वहां पे संजू सैमसन, हेटमायर, यशस्वी जायसवाल। अब इतने जबरदस्त हिटर्स रहेंगे तो फिर रन तो बरसेंगे, छप्पड़ फाड़ के बरसेंगे। तो चलिए बात कर लेंगे पहली मैच की। रन तो बनेंगे लेकिन पिच का भी साथ होना चाहिए और साथ में लड़कों के फॉर्म का। राजस्थान की पहले बात करेंगे, उनका जो खिलाड़ी है जिसपे बहुत बड़ा दांव चला है वो है यशस्वी जायसवाल। देखिए, 31 का लगभग औसत है आईपीएल में, 150 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन उतना ना तो रन बना रहे ना तो स्ट्राइक रेट उतना अच्छा है। स्ट्रगल कर रहे हैं। जितने यशस्वी जायसवाल टैलेंटेड है, जितने की उम्मीद है, उतना अभी राजस्थान को दे नहीं रहे। अगर नहीं दे पाएंगे ना तो फिर दिक्कत होगी राजस्थान रॉयल्स के लिए। क्या गलती हो रही है मेरे हिसाब से? देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑफ साइड का खेल है, वहां पे जोर से मारने मत जाओ। लेग साइड में वैसे ही वो हवा में मारते हैं, तो वो अपनी गेम को थोड़ा दोबारा रिविजिट करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा जो प्लान है ना सामने वाली टीम का, उसको थोड़ी देर भांप लीजिए। आपको है ना थोड़ा सा क्यों मिलता जरूर है जब आप बैटिंग करने जाते हैं। पिछले मैच में गुजरात का प्लान था कि उनको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदबाजी करे, सिराज ने डाला था। सबको लग रहा था कि सिराज ना थोड़ा स्ट्रगल कर रहे रिदम से। नहीं भाई, उनका प्लान ही ऑफ स्टंप के बाहर था। एक फील्डर लगाया हुआ था ना बाहर, ऑफ स्टंप के एकदम बाहर, वो पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में। फिर अरशद आए, अरशद ने भी वही गेंदबाजी की। कहां पे आउट किया यशस्वी को? वहीं पे, जो डीप पॉइंट, डीप थर्ड मैन के बीच में एक फील्डर था, वहीं पे आउट हुए ना। तो लाइन क्या थी ऑफ स्टंप के बाद? सो थोड़ा सा भांप लेंगे ना अगर सामने वाली टीम की प्लानिंग उनकी फील्ड के हिसाब से, और स्पेशली पावर प्ले में वो प्लानिंग को भापना कंपैरेटिवली आसान होता है। वो थोड़ी देर भांप लीजिए, थोड़ा सा वक्त ले लीजिए। मुझे लगता है यशस्वी बैक ट्रैक पे आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये एक चीज यशस्वी कर सकते हैं। एक और खिलाड़ी संजू सैमसन, उनके कप्तान, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं है, पर ज्यादा की उम्मीद है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, 35 का औसत भी है। अभी तक राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन भी बनाए, लेकिन ये दिल मांगे मोर। अगर वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेटअप ऐसा है इनकी बल्लेबाजी का, एक खिलाड़ी को तो लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। वो संजू सैमसन कर सकते हैं सामने, लेकिन चैलेंज ना आरसीबी के गेंदबाजों का है जो अच्छे फॉर्म में है। और उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज है भुवनेश्वर कुमार का। उनको निगेट करना पड़ेगा अच्छे से। अगर वो किया तो एक लंबी पारी बाकी गेंदबाजों के सामने अच्छी प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। लेकिन पिछले 2 मैच में सबसे पॉजिटिव देखने को मिला है जोफ्रा आर्चर का फॉर्म। पहले 2 मैच में लगभग 7 ओवर डाले थे, वहां पे सेंचुरी खा गए थे, 107 रन दिए थे और विकेट भी नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद क्या किया, अगली 7 ओवर में उन्होंने दिए 38 रन और विकेट भी मिल रही है। यहां तक कि शुभमन गिल को जो इन स्विंग पे आउट किया था ना, 147 की गेंद थी वो। तो मतलब रिदम जबरदस्त देखने को मिल रहा है, पेस ऊपर है, लाइन को ज्यादा अच्छे स्टंप में डाल रहे हैं। लेकिन यहां पे ना एक चैलेंज भी होगा बहुत बढ़िया तरीके से सामने वाली टीम को, आरसीबी को ना। विराट कोहली के सामने भी जो मैचअप होगा ना, जिसके बारे में आगे बात करूंगा, ये एक्साइटिंग मैचअप रहेगा। एक खतरा बन सकते हैं आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए, वो है जोफ्रा आर्चर, क्योंकि अब उनका फॉर्म टॉप क्लास आ गया है। राजस्थान की ना सिर्फ बल्लेबाजी प्रॉब्लम नहीं है, गेंदबाजी में अगर आप नजर डालेंगे तो कोई भी गेंदबाज की इकोनॉमी 9 के अंदर नहीं है। और यहां पे ऐसा नहीं कि बड़े नाम नहीं है, तीक्ष्णा अच्छा नाम है, वहां पे संदीप शर्मा बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज है, जोफ्रा आर्चर है, हसरंगा है, सबकी इकोनॉमी 9 के ऊपर। ऐसा होगा तो फिर कप्तान गेम कैसे चलाएगा? बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे कप्तान का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा कि कौन सा जो गेंदबाज है उसको अंडर प्रेशर कब डलाना है, किसका दिल बड़ा है उस सिचुएशन में। अभी जिस तरह से गेम चल रहा है, वो खिलाड़ियों की मानसिकता क्या चल रही है, फिर वहां पे उनका रोल आ जाएगा। कौन सा ऐसा गेंदबाज है जिसको विकेट गिरने पे डलाना है ताकि उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिले, तो वहां पे ना मैनेजमेंट और कप्तान का रोल बहुत बड़ा बन जाएगा। क्वालिटी तो यही है ना, और ऐसा नहीं कि अच्छी क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। तो अब क्या कर सकती है राजस्थान रॉयल्स? क्या कुमार कार्तिक को जगह बना सकती है? क्या हसरंगा वापस उपलब्ध रहेंगे? ये एक सवाल रहेगा। मेरे हिसाब से उपलब्ध है तो जरूर खेलना चाहिए। तो चीजें बेहतर करने की जरूरत है। अच्छे मैचअप्स होंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से गेंदबाजी चलती रही, इकोनॉमी 9 के ऊपर रहता रहा, तो फिर सिर्फ कहेंगे कि बल्लेबाजी को ब्लेम कर, तो ये चलेगा। सीधा प्लेइंग 12 पे चलते हैं राजस्थान की। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर। अब यहां पे ना एक बल्लेबाज है जिसके बारे में बात होगी, जो इंपैक्ट सब खेलते हैं, शुभम दुबे। क्या उन्हीं के साथ परसिस्ट करना है, या तो फिर यंग लड़का वैभव सूर्यवंशी, क्या वो तैयार है? वो 14 साल का लड़का, क्योंकि नेट में या वीडियो में जब हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यार सारे इंप्रेस है। जो पीछे बैठ के ना वीडियो भी देख रहे हैं, उन्हीं की टीम के खिलाड़ी एकदम कह रहे कि यार क्या शॉट खेल रहा है। तो मानसिकता तो ऐसी लग रही है कि यार ये लड़का ना अच्छा काम कर रहा है। अब राजस्थान उसको कब मैदान में लेके आएगी ये देखना होगा। क्या शुभम दुबे के साथ ही जाएगी, या तो फिर कहेंगे कि नहीं सूर्यवंशी पे हम दांव लगा सकते हैं? खैर, वो उनके ऊपर डिसीजन है, लेकिन उसके बारे में सोचेंगे। फिर वनिंदु हसरंगा आ जाते हैं, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा और युद्धवीर सिंह, कुमार कार्तिक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना दोपहर का मुकाबला है आरसीबी के सामने। जो उनकी ओवरसीज बल्लेबाजी है
कोशिश करिए कि इनकी जगह बनाएं कुमार कार्तिकी की, क्योंकि एक और स्पिनर मिल जाएगा ना, आपके पास 3 स्पिनर हो जाएंगे। दोपहर का मुकाबला, सामने थोड़े ओवरसीज बल्लेबाज लिविंगस्टन, टिम डेविड, इनके सामने अच्छा है ना, और इवन जितेश शर्मा के सामने भी। तो खैर ये मेरी सोच है, अब राजस्थान क्या करती है देखेंगे। अब देखिए आरसीबी के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि वो ट्रैवल बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने घर में भले ही नहीं जीते दोनों मैचेस, लेकिन ट्रैवल तीनों मैच करके तीनों जीते हैं। तो यहाँ पे ना वो चीज राजस्थान को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि राजस्थान भी ना पहला मैच खेलेगी जयपुर में। उनका वो कॉम्बिनेशन स्पिन वाला कैसे बैठता है, उनकी गेंदबाजी किस तरह से ऊपर आती है, यशस्वी का फॉर्म कैसे आता है, तो चैलेंजेस है। उस चैलेंज को और बड़ा कर सकते हैं अपना एक क्रिकेट खेल के आरसीबी। तो यहाँ पे ना देखना होगा कि उनकी रणनीति क्या रहेगी। क्या पिछला मैच हारने के बाद थोड़ा सा बैकफुट से स्टार्ट करेंगे, कि वही फ्रंट फुट पे रह के जिस तरह से अभी एग्रेसिव क्रिकेट खेला आरसीबी ने वो खेलते हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल खेलना चाहिए। आरसीबी के पूरा बैटिंग यूनिट जो है ना वो कलेक्टिवली अच्छा खेल रहा है। 5 अर्धशतकीय पारी आई है, 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 5 बल्लेबाज खेल रहे हैं, उसमें से एक टिम डेविड है जो 180 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। सो ओवरऑल कंसिस्टेंसी और स्ट्राइक रेट के मामले में एक पुख्ता यूनिट बन के आरसीबी तैयार हुई है, जहां पे राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। फिल शॉट ओवरसीज बल्लेबाज, विराट कोहली इंडियन बल्लेबाज, पार्टिकल अगर आते हैं तो वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लंबे कद के, उन्होंने मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। खैर पिछले मैच में आउट हो गए, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसको छोड़ दे तो ओवरऑल अच्छी बल्लेबाजी की है। उन पे एक बार नजर रहेगी। लेकिन पाटीदार स्पिन फास्ट बॉलिंग दोनों अच्छा खेलते हैं, उन पे ज्यादा दबाव अभी तक आया नहीं है, आने दिया नहीं है वो कप्तानी का दबाव। और फिर बाद में लिविंगस्टन ने एक अच्छी पारी खेली थी, साथ ही में टिम डेविड कंसिस्टेंटली नीचे आके 3-4 ओवर जब बैटिंग कर रहे हैं तो खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब यही है ना कि आरसीबी के सामने जो चैलेंज है राजस्थान रॉयल्स का, उसको किस तरह से निगेट करते हैं। कौन सा ओवरसीज बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर को ज्यादा खेलता है या इंडियन बल्लेबाज ज्यादा खेलता है, वो छोटी छोटी जो निगेट्स रहते हैं मैच में वो देखना होगा। स्पिनर्स को क्या पाटीदार ज्यादा खेल सकते हैं क्या वैसे इतना आसान है नहीं, लेकिन क्या वैसे वो कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें रहेगी। और मुझे लगता है कि आरसीबी अगर फ्लेक्सिबल रही अपनी बैटिंग ऑर्डर में, मुझे लगा कि थोड़ी सी रिजिड है, अगर फ्लेक्सिबल रही ना, जैसे लियम लिविंगस्टन को स्पिनर के सामने पहले ही एक्सपोज मत करो, वो छोटी चीज है, अगर वैसे होगी ना तो फिर ये बड़ी खतरनाक है और राजस्थान पे और ज्यादा दबाव डाल सकती है। आरसीबी का बॉलिंग यूनिट, हमने राजस्थान की बॉलिंग यूनिट की बात की कि 9 से ऊपर इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो भुवी का इकोनॉमी अंडर 8 है, यश दयाल जोस हेजलवुड का इकोनॉमी अंडर 9 है। पिछले मैच में भी दिल्ली के सामने आपने देखा होगा कि मैच हार गए, लेकिन 58 में 4 विकेटें कर दी थी, वो भी लगभग 9 ओवर ही हुई थी। इसका मतलब क्या है कि मुश्किल वक्त आता है या कुछ दिक्कत आती है तो इनकी बॉलिंग ना अब उस तरह से लग रही है कि अलग अलग फैसेट पे अलग अलग सिचुएशन में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। स्पिनर्स ने भी अपना कद थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है और वहीं पे फास्ट बॉलर इनकी हाई क्लास क्वालिटी लेके आते हैं। चलिए प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। ये देखिए सबसे पहले विराट कोहली और फिल शॉट, अच्छा कॉम्बिनेशन है, पिछले मैच में भी जबरदस्त शुरुआत की थी, तो ये कंटिन्यू रखिए। देवदत्त पट्टिकल उन पे नजर रहेगी, नंबर 3 पे आते हैं, एक आध अच्छी पारी खेली है, पिछले मैच में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रजत पाटीदार नंबर 4 का एकदम पुख्ता बल्लेबाज, कप्तान भी। अब आती है 5 और 6 नंबर की बात, लियम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा। मुझे लगता है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बल्लेबाजी में चाहिए, आप ऊपर लेके आ सकते हैं जितेश शर्मा को, और वहीं पे लियम लिविंगस्टन को थोड़ा सा पुश करेंगे रोमारियो शेफर्ड प्लेइंग 12 में जगह बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा ऑलराउंडर है, बड़े छक्के लगाता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लियम लिविंगस्टन के साथ ना थोड़ा सा परसिस्ट करिए। फिर आ जाते हैं नंबर 7 पे टिम डेविड, नंबर 8 पे कुणाल पंड्या को इस तरह से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन उनका फिर वो फॉर्म होना वो बड़ा जरूरी, जो अभी तक बल्लेबाजी में नहीं देखा है। भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल और इंपैक्ट सब में सुयाश शर्मा, इन्हीं के साथ जाइए ना। भले हार गए मैच, लेकिन ये तो आपकी पुख्ता टीम नजर आ रही है ना। 2 स्पिनर हो गए आपके पास, आपको अगर जरूरत है तो लियम लिविंगस्टन स्पिन कर सकते हैं, तो आपके पास 3 स्पिनर हो गए। वहां पे आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर के रूप में भुवी, हेजलवुड और यश दयाल भी हैं। मुझे लगता है कि इसी के साथ जाना चाहिए। मैचअप पे आते हैं। विराट कोहली के सामने संदीप शर्मा का सबसे पहला मैचअप। भाई कई बार आउट किया है, लगभग 7 से 8 बार आउट किया है संदीप शर्मा को। अब होता क्या है ना कि संदीप शर्मा के पास पेस नहीं है, पर लाइन और लेंथ एकदम एक्यूरेट है, और विराट कोहली ना फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा स्टेप आउट करते नहीं है। ऐसे गेंदबाजों के सामने आप कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो विराट कोहली ज्यादा करते नहीं, और उसमें फिर जोर लगाने जाते, टाइमिंग प्लेयर है ना, वहां पे आउट होते हैं। तो ये एक चैलेंज रहेगा दोबारा। दूसरा, विराट कोहली बनाम जोफ्रा आर्चर, ये ना थोड़ा रिहर्सल भी हो सकता है टेस्ट मैच का, जो टेस्ट सीरीज होने वाली है ना, वो थोड़ा सा आपको कर्टन रेजर देखने को मिल सकता है कि क्या लाइन डालेंगे जोफ्रा आर्चर। जरूर वो रेड बॉल क्रिकेट है, ये व्हाइट बॉल, ये T20 है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा अंदाजा आएगा। तो ये एक मैचअप हो सकता है। विराट कोहली को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा
वो ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन और लेंथ, क्योंकि जोफ्रा आर्चर के पास हाइट, पेस और बाउंस है। तीसरा, भुवनेश्वर कुमार बनाम संजू सैमसन। संजू सैमसन को परेशान किया है, आउट किया, आई थिंक 4 बार आउट किया, 128 का स्ट्राइक रेट है। वो इन स्विंग में ही परेशान करते। पिछली बार 0 पे आउट किया था। वो एक चैलेंज रहेगा संजू सैमसन, किस तरह से उस स्विंग को शुरुआत में भुवनेश्वर कुमार की निगेट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि यशस्वी जायसवाल, उनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर है भुवनेश्वर कुमार के सामने। तो क्या ज्यादा स्ट्राइक रेट संजू सैमसन यशस्वी जायसवाल को दे सकते हैं भुवी के सामने? तो जब मैचअप चलती है ना, उसके बीच में भी तो छोटी छोटी कहानियां रहती है कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है और टीम किस तरह से आपको हेल्प करती है। जसप्रीत बुमराह की वापसी होने से क्या ये मुंबई की जो स्पीड लोकल ट्रेन की तरह हो चुकी है उसे फास्ट लेन में लेके आ सकते हैं? क्या रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आ सकता है? क्या कुलदीप यादव, जिनकी इकोनॉमी 6 के नीचे है, वो अपनी जो टीम है दिल्ली को लगातार जीत दिला सकते हैं? 5वीं, क्योंकि 4 मैच जीत चुके हैं। कोई टीम नहीं है जो हारी नहीं है अभी तक, सब हार चुके हैं, लेकिन दिल्ली नहीं हारी है। तो उस लिहाज से ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है, भारत के कैपिटल में। पहले बात करेंगे दिल्ली की। संकट मोचन, ये मैंने नाम दिया था कमेंट्री करते हुए केएल राहुल को, क्योंकि उस तरीके का बल्लेबाज है ना, एक्चुअली दिल्ली के लिए भी संकट मोचन है। पिछले मैच में हमने देखा था कि जिस तरह से बल्लेबाजी करी, स्मार्ट बल्लेबाजी करी, बेंगलुरु के मैदान को जानते कह रहे थे ये मेरा इलाका है, यहां का मैं जयकांत सिकरे। नहीं, वापस आ जाते भाई, थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने 11वीं सीजन खेल रहे, 170 का स्ट्राइक रेट है, इसका मतलब ना औसत भी कमाल का है। अपने करियर की एकदम टॉप गियर में खेलते हुए दिल्ली के लिए एकदम इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन चुके हैं। सामने चैलेंज रहेगा, सामने चैलेंज ये रहेगा कि बुमराह का जो ट्रम्प कार्ड है इनके सामने कब और कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो मैचअप चलेंगे मुंबई की तरफ से ना, वो डिसाइड कर सकता है कि ये गेम किस तरफ जाएगा, क्योंकि राहुल जो फॉर्म में है वो छोड़ने वाले नहीं है। इस वजह से फिर उनके सामने ना वो थोड़ी कलाकारियां बतौर कप्तान मुंबई की, वो बड़ा जरूरी होगा कि कैसे और कब उसका इस्तेमाल होता है और प्लान किस तरह से अच्छे से होता है या नहीं। कुलदीप यादव और विपराज का कॉम्बो, दोनों रिस्ट स्पिनर, एक है मजा हुआ खिलाड़ी कुलदीप यादव, दूसरा विपराज जो लेग स्पिन अच्छी डाल रहा है, यंग खिलाड़ी है, लेकिन सिर्फ लेग स्पिन नहीं करता ना, नंबर 8 की बल्लेबाजी करता, तो उस वजह से बैटिंग लंबी हो जाती है। गेंदबाजी में भी फिर अक्षर पटेल के साथ ये तीसरे स्पिनर बन जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चल रहा है और मुंबई के सामने बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि बीच में ना तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव जो स्पिन अच्छा खेलते हैं, बड़ी हिटिंग करते हैं, हार्दिक पांड्या, इनके सामने ये 2 स्पिनर खास करके जो रिस्ट स्पिन लेके आते हैं वो बहुत क्रूशियल होंगे। और मुझे तो ये लगता है ना कि एक मैचअप के बाद जो बुमराह और केएल राहुल का होगा, उसके बाद अगर ये मैच के रिजल्ट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं इनकी स्पिन गेंदबाजी और मुंबई की बल्लेबाजी किस तरह से इनके सामने होती है। एक चिंता का विषय है दिल्ली के लिए, फ्रेजर मैकगर्क की बल्लेबाजी। देखिए, उन्हें क्यों लिया गया कि भाई आप आइए 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करिए, पहले बॉल से मारिए, इधर उधर देखिए मत। लेकिन स्ट्राइक रेट भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं है, लगभग 40 के आसपास रन बनाए, 100 की स्ट्राइक रेट है, तो वो एक चिंता का विषय है। और ये चिंता भी कम होने वाली नहीं है। बोल्ट है, दीपक चहर है और जसप्रीत बुमराह है, लेकिन अगर इनका फॉर्म वापस आता है तो फिर दिल्ली जो अच्छा कर रही है और ज्यादा अच्छा करने लगेगी। तो ये जो चिंता का विषय है उसको कैसे ठीक करेंगे ये देखना होगा। दिल्ली एकदम दुरुस्त नजर आ रही है, लेकिन शुरुआत में ना खाली फ्रेजर मैकगर्क और फाफ डु प्लेसी, इनकी अगर बल्ले से कंसिस्टेंटली रन आया तो फिर काम हो जाएगा। तो ये दोनों ओपनर अभिषेक पोरल, केएल राहुल तो भाई कमाल बैटिंग कर रहे हैं। अक्षर पटेल, क्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, अगर ये प्लेइंग 12 जो है ये कंसिस्टेंटली चलती रहेगी तो फिर बदलाव करने की तो वैसे भी जरूरत नहीं। लेकिन इनके पास क्या क्या है, 3 स्पिनर आ जाते हैं, इनके पास 3 क्वालिटी फास्ट बॉलर आ जाते हैं, और अक्षर पटेल की जो बल्लेबाजी है ना वो भी एक बहुत बड़ा प्लस है इनके लिए कि वो फ्लूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी टीम नजर आ रही है, मेरे हिसाब से कोई बदलाव नहीं। क्या स्पिनर के बारे में और सोच सकती है, लेकिन वैसे भी 3 स्पिनर है ना दिल्ली के पास। मुंबई के सामने आप स्पिन खिलाते हो एक्स्ट्रा, लेकिन अनलेस ये फास्ट बॉलर में कोई इंजरी है, चाहे वो मोहित शर्मा हो, मुकेश कुमार हो, मुझे नहीं लगता बदलाव करने की जरूरत है। जरूर टी नटराजन वो बैठे हुए वहां पे, वो भी मतलब अंदर से उनको हो रहा होगा यार मुझे भी खेलना है और मैं काम कर सकता हूं, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, दिल्ली की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि वो जो क्रंच मूवमेंट होता है ना उसको पकड़ रहे। आरसीबी के सामने वो रन आउट हुआ पहला, फिल सॉल्ट और विराट कोहली का जो मिसअप हुआ, वहां पे उस मूवमेंट को पकड़ा और गेम में वापस आ गए। फिर आशुतोष शर्मा की वो लाजवाब इनिंग आपने देखी होगी लखनऊ के सामने, ऐसा लग रहा था कि लखनऊ गेम ले जाएगी, लेकिन वहां पे मौका मिला, वो क्रूशियल मोमेंट पे मैच को पकड़ लिया आशुतोष शर्मा, मैच जिता के लेके गए और उसके बाद पूरा मोमेंटम दिल्ली की तरफ।
तो ये मोमेंट पकड़ रहे हैं सामने वाली टीम ना, क्या वो मोमेंट पकड़ने ना दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा दिल्ली के लिए। लेकिन अभी तक दिल्ली एकदम दुरुस्त है। मैंने दिल्ली की बात करी कि वो क्रूशियल मोमेंट को पकड़ रहे हैं, वहीं पे ना मुंबई ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आउटप्लेड हो रही है सामने वाली टीम से, बस यही है कि जो क्रूशियल मोमेंट आते हैं ना वो पकड़ नहीं पा रहे अभी तक, वो करना होगा। देखिए गुजरात के सामने अगर हार्दिक तेज पारी खेल लेते, स्पिनर के सामने अच्छा खेल लेते, मुंबई की तरफ वो जीत आ सकती थी। लखनऊ के सामने भी देखिए आखिर में आके आप कुछ ही रन से हारे ना, तो वहां पे भी अगर तिलक वर्मा तेज पारी खेलते, वहां पे हार्दिक अच्छा फिनिश करते, गेम जीत सकते थे। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो मुंबई ना ऐसा लग रहा है कि यार इतनी बुरी तो नहीं खेल रही ना, जो रिजल्ट उनका दिखाई दे रहा है। तो अगर मोमेंट पकड़ लिया तो फिर उनकी गाड़ी बहुत तेज भागेगी। मुंबई की सबसे बड़ी जो चिंता है ना, वो शुरुआत में विकेट गिर रही है उनकी। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो रहे हैं, विल जैक्स भी जितनी उनसे उम्मीद है वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। पिछले मैच में मुझे लगा बहुत स्लो खेले, उसी वजह से ना थोड़ी दिक्कत ज्यादा आ गई मुंबई को। तो ये दो चीजें अगर उन्हें ठीक करे तो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। पावर प्ले में भी ना वो अब तो टीमें 6 ओवर में 60 के ऊपर लगातार रन बना रही है ना, वो मुंबई नहीं कर पा रही है। विकेट भी गिर रही है, अगर विकेट गिरी तो वैसे ही स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नया बल्लेबाज थोड़ा टाइम लेगा। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है मुंबई का, उन्हें वो ठीक करना पड़ेगा। रोहित शर्मा पे जिम्मेदारी रहेगी। हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहे, अच्छी बैटिंग कर रहे, लेकिन गेम को फिनिश नहीं कर पा रहे। चाहे वो लखनऊ के सामने आखिर में खड़े हुए थे, चाहे वो गुजरात के सामने स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, या फिर चाहे आरसीबी के सामने ऐसा लग रहा था कि आके ना कमाल बल्लेबाजी करे, लेकिन गेम को फिनिश नहीं कर पाए और हेजलवुड को आउट हो गए। तो अगर फिनिश करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जिसका फॉर्म रहता है ना उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है गेम को फिनिश करने की। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 29 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की थी। जब आप इस तरह से गेंदबाजी करते, आप प्रमुख गेंदबाज होते हो और इंजरी के बाद आते हो, तो ये मुंबई को बहुत कॉन्फिडेंस दिलाएगा। अब कैप्टन उनको किस तरह से कौन से फेजेस में गेंदबाजी करते, क्या एक एक ओवर के 4 स्पेल या एक एक और 2 ओवर का स्पेल, वो दिलाएंगे। क्योंकि वो ऐसा खिलाड़ी है ना, आप चाहते कि काश उसकी 4 ओवर नहीं 5 या 6 ओवर होती, लेकिन ऐसा है नहीं ना। रूल के हिसाब से तो 4 ही ओवर डाल सकता है गेंदबाज। उनके ऊपर एक और बार दिल्ली के सामने उनके प्रमुख गेंदबाजों को, प्रमुख बल्लेबाजों को आउट करना, ये बड़ा जरूरी होगा जसप्रीत बुमराह के लिए। चलिए प्लेइंग 12 की बात करते हैं। रायन रिकल्टन विकेट कीपर, अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं और ठीक ठाक भी नजर आए। इन पे एक और बार जिम्मेदारी रहेगी विल जेक्स का क्या करेंगे? उनके पास ना एक विकल्प है बेवन जेकब्स का। अब न्यूजीलैंड का वो खिलाड़ी है, कैंटरबरी के लिए खेलता है, तो वहाँ पे ना उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा स्ट्राइक रेट है। क्या अगर वो अच्छे फॉर्म में प्रैक्टिस में बैटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छा फील करे, तो क्या उनके बारे में सोच सकते हैं, या विल जैक्स के साथ ही जाएंगे मुंबई इंडियंस? सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैटनर। नमन धीर को ऊपर बैटिंग कराओ यार, कम से कम नंबर 3 तो बैटिंग कराओ, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है ना भाई कि ये गेम निकाल सकता है, पहले 10-15 गेंदों में ही गेम निकाल सकता है। मिचेल सैटनर पे भी एक सवाल रहेगा मेरे हिसाब से, तो मुजीब के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मुजीब देखिए थोड़ा मिस्ट्री लेके आते। अगर आप देखेंगे मिचेल सैटनर का इकोनॉमी 9.21 का है और 5 मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाली है। उनसे उतना परफॉर्मेंस नहीं निकल पा पाई है जितना आपको उम्मीद रहती है। होता है, कई बार होता है, अच्छे स्पिनर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या मुजीब के बारे में सोच सकते हैं? मेरे हिसाब से तो सोचना चाहिए। दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, विघ्नेश पुथुर और जसप्रीत बुमराह, और फिर इंपैक्ट सब में रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पे ना एक सवाल ये आता है कि क्या उन्हें इंपैक्ट सब में ना लेके क्या ग्राउंड पे उनको रखा जाए, ताकि वो हार्दिक को भी थोड़ा सा हेल्प करे। इसके अलग अलग विचार है लोगों के। मेरा ये मानना है कि यार एक्सपीरियंस खिलाड़ी फील्ड में होना तो ज्यादा बेहतर है। आप लोगों को क्या लगता है? तो ये तो मेरे को प्लेइंग 12 नजर आ रही है। ओवरऑल ना देखिए मैचअप पे अगर देखेंगे, अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो फिर मिचेल स्टार्क का मैचअप, ये दोनों का मैचअप देखने में जबरदस्त मजा आने वाला है। वहीं पे कुलदीप यादव बनाम हार्दिक पांड्या, ये मैचअप मैं देखना चाहूंगा। एक्साइटिंग मैचअप रहेगा, क्योंकि फॉर्म में ना दोनों ही फॉर्म में। कौन जीतता है ये देखना है कि वो गुगली पे किस तरह से हार्दिक, क्या उनको काउंटर अटैक करते हैं या थोड़ा उनको संभाल के बाकी गेंदबाजों को काउंटर अटैक करते हैं, ये देखना होगा। मेरे हिसाब से देखिए दिल्ली बहुत दुरुस्त है, लेकिन मुंबई वापसी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तगड़ी टीम है, अच्छे से वो 2-3 चीजें उनकी जो प्लग पॉइंट्स है वो ठीक हो गए तो खतरनाक टीम है। तो मुंबई मेरे हिसाब से। और दूसरा, पहले मैच की हमने बात नहीं की थी, तो पहले मैच में आरसीबी और राजस्थान में आरसीबी। आप लोगों को क्या लगता है ये बताइएगा जरूर।